गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो कि हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और हम उसका जो चौथा उपविषय है अर्थशास्त्र वो अध्ययन कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये जानना होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, कई बार आपने इसको समझने का प्रयास किया होगा, तो क्या आप इसको समझ पाए हैं? चलिए मैं बता देता हूँ अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, किसी भी देश में आय व्यय या उत्पादन और उस उत्पादन से उत्पादित वस्तुओं के जो व्यवस्था होती है, उत्पादित वस्तुओं के वितरण की जो व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। साधारण शब्दों में हम ये बात कर सकते हैं कि किसी भी देश में आय और व्यय, यानी जितनी इनकम हो रही है और जितना पैसा उसको हम खर्च करना चाहते हैं, इन सब का जो एक व्यवस्था के रूप में हम कार्य करते हैं, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी आय व्यय की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे हमने विभिन्न वस्तुओं को उत्पादित करना है, तो किस प्रकार से उत्पादित करना है, किन किन क्रियाओं के माध्यम से उत्पादित करना होगा, उत्पादन के बाद जो माल हमारे पास आएगा उसको किस प्रकार से हमें मतलब उससे किस प्रकार से हमें आय प्राप्त करनी होगी, आय प्राप्त करने के बाद जो हमारे पास आय होगी, जो पैसा होगा, उसको किस प्रकार से हमें कहाँ कहाँ किन किन सेवाओं में खर्च करना है, ये सारी जो व्यवस्था कहलाती है हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो शुरू करते हैं जो आज का टॉपिक है वास्तव में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? आर्थिक गतिविधियां, तो देखिए आप लोग जब घर के बाहर निकलते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेना, जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो विभिन्न क्रियाकलाप होते हुए देखते हैं इस मानव के द्वारा। आप देखते हैं कि कोई किसान है, वो खेत में हल चला रहा होता है। आप देखते हैं कि कोई मेडिकल खोल करके बैठा है, कोई डॉक्टर है अपना क्लिनिक खोल करके बैठा है, या अन्य कोई सरकारी अध्यापक हैं या प्राइवेट अध्यापक हैं, वो अपने पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अपने विद्यालय चला रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं। तो आप देखते हैं कि अगर इनको आप एक सामाजिक तौर पर देखें, तो वो जो शिक्षक है वो क्यों जा रहा है, वो जो किसान है वो कृषि क्यों कर रहा है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या उसका उत्तर होगा? उत्तर यही होगा कि वो अपने कुछ आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है, कुछ ना कुछ वो धन कमाना चाहता है, इसलिए वो विद्यालय जा रहा है, इसलिए एक ट्रैक्टर चला रहा है, इसलिए मेडिकल चला रहा है, इसलिए एक डॉक्टर क्लिनिक खोल करके बैठा है। यानी सबका उद्देश्य क्या है? धन कमाना। तो अगर यहाँ बात की जाए कि मैंने कहा कि गतिविधि आपने देख ली, बहुत सारी गतिविधि हमारे सामने हो रही है, तो अब मैं यहाँ अगर इसका परिभाषित करने का प्रयास करूँ तो सिंपल शब्दों में इसका अर्थ रहेगा कि धन कमाने के उद्देश्य से जो भी हम गतिविधियां करते हैं, जिनका मैंने उदाहरण दिया, यानी धन कमाने के उद्देश्य से जो भी गतिविधियां की जाती हैं, उन गतिविधियों क्या कहते हैं? हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी आर्थिक का मतलब होता है धन से, धन कमाने के लिए जो गतिविधियां की जाएंगी उन्हें क्या कहते हैं? हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ये उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो कि चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, जो कि चैप्टर का हमारा नाम भी है। अब यहां से हमारी बात शुरू होती है। तो अभी मैंने गतिविधियों के बारे में बात की थी। आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं और सारी गतिविधियां अर्थ से संबंधित तो हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की हैं। तो गतिविधियों का जो नेचर है, गतिविधियों की जो प्रकृति है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रकृति के आधार पर जो हमारे गतिविधियां हैं उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, उनको अलग अलग वर्गों में रख दिया गया। तो उन्हीं वर्गों को क्या कहते हैं? हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। यानी जो मनुष्य के द्वारा गतिविधियां की जा रही हैं, उन गतिविधियों को विभिन्न वर्गों में रख दिया गया, यानी बांट दिया गया। तो उन वर्गों को, जिन वर्गों में उनको रखा गया, उन वर्गों को क्या कहते हैं? हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं। तो भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं विभिन्न प्रकार के, इनकी मैं नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला लिखेंगे हम, सबसे पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। अगला है दूसरा संगठित व असंगठित क्षेत्र, संगठित व असंगठित क्षेत्र। और तीसरे में हम डिवाइड कर रहे हैं
सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, इतने वर्गों में हमने विभाजित कर दिया गया है। अब इन सारे ही वर्गों में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं और उनका जो मेन पर्पज होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो हमारा क्या होता है, धन कमाना ही होता है। इसलिए आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र गतिविधियों को हमने विभाजित कर दिया है। अब इनमें से हम एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे, सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, तो हमने कहा था क्षेत्र क्या है, वर्ग है। क्षेत्र क्या है, वर्ग है, और वर्गों में हमने क्या सम्मिलित किया है, गतिविधियों को सम्मिलित किया है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत हम ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं या ऐसी चीजों को सम्मिलित करते हैं जो पूर्ण रूप से उनसे धन तो कमाते हैं, लेकिन वो जो गतिविधियां होती हैं वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं। यानी प्रकृति के प्राथमिक रूप से ही हम धन कमाते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो जिन गतिविधियों के माध्यम से हम ये कार्य करते हैं, यानी प्राथमिक स्तर पर, उसे क्या कहते हैं, हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उन गतिविधियों के उस वर्ग को क्या कहते हैं, हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में हम किन को सम्मिलित करते हैं, मान लीजिए हम कृषि की बात करते हैं, खनन की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र में जो गतिविधियां की जाती हैं वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती हैं। और प्रकृति इसके अंदर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के अंदर जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, प्राथमिक स्तर की जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, उनको हम संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। संसाधनों में परिवर्तित करने के बाद धन कमाते हैं। ठीक है, तो सारी गतिविधियां, जैसे खनन की बात कर लीजिए, हम पशुपालन की बात कर रहे हैं या कृषि की बात कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। यानी प्राकृतिक वस्तुओं को उसमें हम उपयोग करेंगे और धन कमाएंगे। और अभी मैंने एक बात कही थी कि इसमें क्या होता है, प्राकृतिक वस्तुओं को हम संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, संसाधन बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, समझ लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने बात की थी कृषि की, तो प्राचीन समय में जब आदिमानव का प्रादुर्भाव हुआ था, इस पृथ्वी पर आदिमानव आया था, जन्म लिया था, तो क्या सबसे पहले आप जानते हैं कि उसको सबसे पहले कृषि आता था? तो आंसर मिलेगा नहीं। पहले उसको केवल अपना खाना और पीना ही आता था, केवल वो कंदमूल खा करके, फल खा करके अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे उसे ज्ञान हुआ, तो उसने जो उसके आसपास उस समय क्या थी, जो उसके पास भूमि थी वो उसके लिए एक भूमि थी, एक जमीन थी केवल। लेकिन उसे ज्ञान हुआ, उस जमीन को उसने खोदा, उसको उसने भुरभुरा किया, उसने उसमें बीज डाला। बीज डालने के बाद उससे क्या हुआ, उसको फसल मिली, उसको एक पौधा मिला। उससे क्या हुआ, उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, यानी कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और वो कृषि के लिए क्या बन गई, वो जमीन मिट्टी बन गई। यानी पहले जमीन को उसने, जो जमीन उसके लिए एक केवल जमीन ही थी, वो उसको बारे में जानता नहीं था, लेकिन उसने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस्तेमाल करते करते क्या बन गई वो, उसके क्या बन गई, वो संसाधन बन गई। क्योंकि आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि प्राकृतिक वस्तु, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम संसाधन कहते हैं। आपने आप पिछली कुछ वीडियो में आपको याद होना चाहिए। तो उसने संसाधन बनाया। तो मैंने जो बात की थी अभी कि मनुष्य क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या करता है, प्राकृतिक वस्तुओं को संसाधन बना लेता है और उनसे अपनी आय की पूर्ति करता है, आय करता है, यानी धन कमाता है। इसके अंदर हम सम्मिलित करते हैं खनन, कृषि, पशुपालन या अन्य। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र। इसमें सीधे रूप में बात करें तो सीधे रूप में इसका उपयोग वो कर लेता है, प्राकृतिक वस्तुओं का सीधे रूप में उपयोग वो कर लेता है। जैसे कृषि की बात करें, डायरेक्टली यूज कर लेगा, जमीन को इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को रूप परिवर्तित करके उनका मूल्य बढ़ा दिया जाता है और उनकी उपयोगिता भी बढ़ा दी जाती है उन गतिविधियों के माध्यम से। तो उन गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण प्रक्रिया भी कहते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया यानी जो द्वितीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम जितने भी निर्माण की प्रक्रियाएं हैं वो हमारी सम्मिलित की जाती है। इसमें उत्पादन जो किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उनका रूप परिवर्तित करके किया जाता है और फिर उनसे वो आय प्राप्त की जाती है, धन कमाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं, जैसे मान लीजिए हम गुड़ बनाने की बात कर लेते हैं।
या हम लोहा इस्पात की हम बात कर लेते हैं, या हम सूती वस्त्र की बात कर लेते हैं। ये सब क्या है, हमारे विनिर्माण उद्योग हैं, विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं, प्राप्त वस्तुएं हैं, उन पर ही निर्भर हैं और उनका रूप परिवर्तित करके नया रूप दे देती हैं और उनका मूल्य परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात और है, ये जो द्वितीय क्षेत्र में की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं या उत्पाद हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से नहीं मिलते, प्रकृति से इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि ये प्राकृतिक वस्तु पर निर्भर है, प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से ही बनते हैं, लेकिन ये प्रकृति पर डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे हम बात कर लेते हैं सूती वस्त्र की है, तो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र बनाने के लिए आप जानते हैं हमें रुई चाहिएगी या धागा चाहिएगा। धागा चाहिएगा, धागा बनेगा किससे, हमारा रुई से बनेगा। रुई कहाँ से आएगी, हमारी कपास से आएगी। कपास क्या होती है, कृषि होती है। तो कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र तो है, लेकिन कृषि से डायरेक्टली हम सूती वस्त्र नहीं प्राप्त कर सकते, कपड़ा डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कभी आपने देखा है कि कपड़े का पेड़ लगा है, इतने मीटर कपड़ा काट लाइए आप जा करके, आपने देखा है कहीं? ऐसा नहीं होता ना। यानी द्वितीय क्षेत्र में जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं पर निर्भर करती हैं, और ये जो द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं हैं डायरेक्टली वो प्राथमिक क्षेत्र के प्रकृति से प्राप्त नहीं की जाती है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की विनिर्माण प्रक्रियाएं सम्मिलित कर सकते हैं। जो भी जितने भी विनिर्माण उद्योग हैं, जो हम प्राकृतिक वस्तुओं से या प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का रूप परिवर्तित करके बनाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। जैसे गुड़ बनाना है, चीनी बनाना जो होता है आप जानते हैं, प्राथमिक या गन्ने से प्राप्त की जाएगी, गन्ने से बनाया जाएगा, यानी तो विभिन्न प्रकार के उद्योग इसमें लगे होते हैं। इसलिए द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, उत्पादन किया जाता है, विनिर्माण इसमें किया जाता है, यानी उत्पादन की प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे हमारा, इसी के पॉइंट था तृतीयक क्षेत्र। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, मैं बहुत ही कम लिखता हूं, क्योंकि आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो लिखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहेगी, बिकॉज अगर मैं लिखता रहूंगा तो सारा टाइम लिखने में ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र क्या है, देखिए एक बार समझ लीजिए, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में इन दोनों क्षेत्रों से अलग एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी गतिविधियां हैं जो इन दोनों क्षेत्रों को उत्पादन करने में सहायता प्रदान करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं। तो वो हमारी जो गतिविधियां हैं उनको जो वर्ग बनाया गया है उसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। यानी द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों के अलग वर्ग को हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं, इसमें परिवहन की बात कर लीजिए, या शक्ति की बात कर, शक्ति के साधनों की बात कर लीजिए, या भंडारण की बात कर लीजिए, या संचार की बात कर लीजिए। संचार तंत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, संचार यानी जिसे हम टेलीकॉम सेक्टर भी कहते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होता है, हम इन दोनों का विकास करते हैं, इन दोनों से उत्पादन प्राप्त करते हैं उनकी मदद से। यानी तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां ऐसी होती हैं जो उनको सहायता देती है। ठीक है, जिसकी मैंने बात भी की, जैसे अभी मैंने बात की थी परिवहन। तो परिवहन के बारे में आप जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र है या द्वितीय क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं उनको परिवहन के माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा और फिर उससे उत्पादन किया जाएगा, उससे आय प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो हमारे तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं सारी ये जो सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं और होती हैं, जैसे डॉक्टर हैं, जैसे वकील हैं, जैसे मेडिकल लाइंस के जितने भी डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स की बात कर लीजिए, जो हम बात कर लीजिए सॉफ्टवेयर क्षेत्र है। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये क्या करते हैं, ये इन दोनों क्षेत्रों को क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ये खुद उत्पादन नहीं करते। जैसे बात कर लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कपड़े का उत्पादन करेगा, नहीं करेगा। क्या वो कृषि करेगा या कृषि करके वस्तु उत्पन्न करेगा, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, केवल इन दोनों क्षेत्रों में लगे हुए लोगों की सहायता प्रदान करेगा, उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उससे क्या होगी, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उनका विकास होगा, यानी उनको सहायता प्रदान होगी। यानी ऐसी गतिविधियां जो द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र में सहायता प्रदान करती हैं, उन गतिविधियों को क्या कहते हैं, हम तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें सम्मिलित किया, मैंने आपको उदाहरण दे दिया है। डॉक्टर की बात की हमने, वकील की हमने बात की, टीचर की हमने बात की, संचार की हमने बात की, परिवहन की हमने बात की, या भंडारण की हमने बात की, सॉफ्टवेयर की हमने बात की। तो सारी की सारी क्या करती है, सेवा प्रदान करती है। इसलिए इस तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम तृतीयक क्षेत्र को हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन उठ जाता है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन केवल ये पुटअप कर ले, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं,
तो आपको मतलब ये समझना होगा कि तृतीयक क्षेत्र को ही हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, या तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है इन तीनों की तुलना। इन तीनों की तुलना करेंगे। ठीक है, तीनों क्षेत्रों की तुलना। तो तीनों क्षेत्रों की तुलना हम विभिन्न आधारों पर करते हैं। तीनों को हम कंपेयर करेंगे, तीनों को हम बारे में हमने पढ़ लिया है, अपने माइंड में चलाते हुए उनके माइंड में रिवाइज करते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो तुलना करेंगे, यानी तीनों क्षेत्रों की तुलना टॉपिक बनता है। तीनों क्षेत्रों की तुलना। तीनों क्षेत्र कौन कौन से आपको याद रहना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तुलना करते हैं हम। सबसे पहला हमारा आधार है आर्थिक अन्योनाश्रित। अन्योनाश्रित। ठीक है, इस आधार पर। तो देखिए, अब तीनों क्षेत्रों को आप देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि तीनों ही क्षेत्र क्या है, एक दूसरे की मदद करते हैं, और तीनों ही क्षेत्र एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। जैसे हम बात कर लेते हैं, तीनों क्षेत्र एक दूसरे की मदद करते हैं किस प्रकार से, और तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए। उदाहरण के लिए इस प्रकार से आप समझेंगे, मान लीजिए जैसे हम कपास की बात करें, कपास की कृषि क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाती है। तो कपास की कृषि करना प्राथमिक क्षेत्र होगा, लेकिन कपास की कृषि से द्वितीयक क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो चलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग हैं वो चलेंगे, यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है वो आपस में जुड़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि से। और दूसरा, हमने उद्योग लगा लिया है, सूती वस्त्र तैयार कर लिया है। सूती वस्त्र जो है हमारा, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा परिवहन पर डिपेंड करता है। परिवहन आप जानते हैं कहाँ का, कौन सी गतिविधि है, हमारी तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि हमारा परिवहन है या संचार है। तो अगर हमें सूती वस्त्र का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो हमें तृतीयक क्षेत्र का सहारा लेना पड़ेगा। यानी तीनों ही क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अन्योनाश्रित। अगला हमारा पॉइंट है, किस आधार पर हम बात करेंगे। दूसरा हमारा आधार है इसमें अंतिम समान सेवाएं। अंतिम सामान और सेवाएं। अंतिम सामान और सेवा। इस आधार पर हम बात करेंगे, तीनों की तुलना करेंगे। देखिए, अंतिम सामान और सेवाएं, यानी तीनों ही क्षेत्रों से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं वो अंतिम होती हैं और उपभोक्ताओं द्वारा सीधे प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं खनन की बात की, तो खनन के द्वारा जो हम रेता या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं उनको हम उपयोग में लाते हैं सीधे तौर पर। कृषि उत्पादित वस्तुओं को सीधे तौर पर उपयोग में ला सकते हैं। या द्वितीयक क्षेत्रीय जो प्रक्रियाएं हैं उनमें हम उत्पादन की बात करते हैं। चीनी की बात कर लीजिए, चीनी हमारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो चीनी को हम डायरेक्टली उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमारे अंतिम उत्पादित वस्तुएं भी होती हैं, इसलिए इनमें उत्पादन संबंधी कोई प्रक्रिया बाकी नहीं रह जाती। ठीक है, अब हम नंबर 3 है इसमें सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसको अंग्रेजी में जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने कई बार जीडीपी का नाम सुना होगा। तो जीडीपी क्या होता है, तीनों क्षेत्रों से जो प्राप्त आय होती है, जो मूल्य होता है, प्राप्त होता है, उस सभी को संपूर्ण अगर एक साथ जोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। तीनों क्षेत्रों की जो सेवाएं हैं, तीनों क्षेत्रों की जो वस्तुएं हैं, उनसे जो कुल आय प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इससे क्या होता है, तीनों क्षेत्रों से हमारी जीडीपी में हेल्प होती है। तो हम तुलना कर रहे हैं, तुलना मतलब तीनों ही क्षेत्रों से हमें जीडीपी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे तीनों क्षेत्रों की तुलना कुछ टॉपिक के माध्यम से। और आज की वीडियो यहीं तक, काफ़ी समय हो गया है, लगभग 20 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम इससे अगले नए टॉपिक के साथ में। तो वीडियो को देखते रहिएगा, कमेंट्स जरूर किया करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, तो कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें कि हाँ सर हमें ये समझ नहीं आया था।
चाहे पर्सनल नंबर पर करें, चाहे आप चैनल के माध्यम से ही करें, उसको आपका निदान मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।